हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम साइंस के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए, माध्यम में घनत्व परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी, आवृत्ति परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी, स्रोत की गति के कारण। यह जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का 2024 का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माध्यम में घनत्व परिवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी गति बदलती है। और उसकी गति बदलने का क्या कारण है? माध्यम के घनत्व में अंतर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, डेसिबल। ऑप्शन बी, वाट मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, हर्ट्ज। ऑप्शन डी, जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? वाट प्रति मीटर का स्क्वायर। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा का मात्रक है। और डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल जो है ध्वनि स्तर का मात्रक है। डेसिबल किस लिए मापते हैं? ध्वनि का स्तर। और इसमें क्या पूछा है? ध्वनि का तीव्रता। तो तीव्रता क्या होता है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि ध्वनि की स्तर यदि पूछे तो क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन सी। ऑप्शन सी, विटामिन के। ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है जो रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन ए दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए किस लिए? दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी जो है वो कोलेजन संश्लेषण और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। और विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ओम का नियम कब लागू नहीं होता? ऑप्शन ए, तापमान स्थिर हो। ऑप्शन बी, रोधक गर्म हो। ऑप्शन सी, वोल्टेज समान रहे। ऑप्शन डी, धारा कम हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब रोधक गर्म हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V = IR। जब रोधक गर्म हो जाता है तो उसमें प्रतिरोध बदल जाता है और यह नियम तभी वैध है जब तापमान स्थिर रहे। ठीक है, ओम का नियम कब लगता है? जब तापमान स्थिर रहता है। लेकिन जब रोधक गर्म हो जाता है तो इसका प्रतिरोध R क्या होता है? बदल जाता है। तापमान बढ़ने पर रोधक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा।
जिससे ओम का नियम लागू नहीं होगा। और तापमान यदि स्थिर है तो प्रतिरोध भी स्थिर रहेगा। यदि तापमान स्थिर है तो ओम का नियम लगेगा। वोल्टेज समान है तब भी ओम का नियम लगेगा। और यदि धारा कम हो तब भी ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोधक गर्म हो जाए तो ओम का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तत्व की परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन संख्या। तो तत्व का परमाणु संख्या किसे प्रदर्शित करती है? प्रोटॉन संख्या को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या क्या होता है? प्रोटॉन संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या। कब? जब परमाणु कैसा हो? तटस्थ हो, तब। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियॉन संख्या क्या होता है? न्यूक्लियॉन संख्या बराबर भी होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन संख्या ये तो अलग होती है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटॉन संख्या। परमाणु की संख्या किसे प्रदर्शित करती है या किसे दर्शाती है? तो प्रोटॉन संख्या को दर्शाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। ये जो है एनटीपीसी का 2025 का मतलब हाल ही फिलहाल का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेटिना। मनुष्य की आंख में छवि रेटिना पर बनती है। रेटिना आंख की पर्दे जैसी परत होती है जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो छवि को विद्युत संकेतों में बदलती है और मस्तिष्क तक भेजती है। और कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया जो है आंख का पारदर्शी सामने का हिस्सा है जो प्रकाश को फोकस करता है। कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को फोकस करता है। और आइरिस क्या करता है? आइरिस जो है आंख का रंगीन हिस्सा जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस का क्या काम है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। और पुतली क्या है? आंख का वह भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया प्रकाश को फोकस करता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, सनलाइट लिख देती हूँ, सनलाइट या लाइट। ठीक है, और रेटिना, रेटिना में क्या होता है? छवि बनता है। तो छवि कहाँ बनता है? रेटिना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पीएच 7 से कम किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए अम्लीय प्रकृति, ऑप्शन बी क्षारीय प्रकृति, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवणीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अम्लीय प्रकृति। यदि पीएच 7 से कम हो, 7 से कम हो तो वो क्या दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और क्षारीय प्रकृति को कब दर्शाता है? जब पीएच 7 से अधिक हो। पीएच 7 से अधिक हो तो कौन सा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और उदासीन कब होता है? उदासीन जब पीएच का मान कितना होता है? 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
जो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। ठीक है। और एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किस लिए बोला जाता है? क्योंकि वहाँ एटीपी बनती है। और एटीपी को और क्या बोला जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्मा में भी बनता है, लेकिन अधिकांश एटीपी कहाँ बनता है? अधिकांश एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और नाभिक क्या है? नाभिक क्या है आपका? नाभिक जो है वो डीएनए का संग्रहण केंद्र है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। और कोशिका द्रव क्या होता है? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में ग्लाइकोलाइसिस होता है, यहाँ पे भी एटीपी बनते हैं, लेकिन बहुत कम एटीपी बनते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ज़्यादा बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एटीपी बनते हैं, लेकिन बहुत कम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 मिनट, ऑप्शन डी 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। पौधों में पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या है? पौधों में जब नीचे से ऊपर की ओर पानी जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या वो प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रासरण, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी विलयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जल को वाष्प में बदलकर वायुमंडल में छोड़ते हैं। जल को वाष्प में बदलता है, फिर इसको वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया जड़ों से जल के अवशोषण और जाइलम में उसकी ऊपर की ओर गति को बढ़ावा देती है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को जड़ से और किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू ऊपर की ओर गति करवाता है पानी की। और प्रासरण क्या होता है? प्रासरण सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार जल का संचलन करता है। और अवशोषण क्या होता है? जड़ों द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाता है? अवशोषण है आपका विसरण। और विसरण क्या होता है? सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार कणों का संचलन। प्रासरण क्या होता है? प्रासरण और विसरण। प्रासरण क्या होता है? सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार जल का संचलन करता है प्रासरण। और विसरण क्या होता है? सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार कणों का संचालन होता है इसमें। ठीक है। प्रासरण में जल का संचलन होगा और विसरण में कणों का संचालन होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्य। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और क्या होता है? कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यदि जैसे इधर हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है, इधर हम लोग मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं,
और इधर ही विस्थापन हो रही है, तो बल और विस्थापन कैसा हुआ, सेम दिशा में हुआ। तो सेम दिशा में जब बल और विस्थापन होता है तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बल इंटू विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य। और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता होती है ऊर्जा, ठीक है। और गति तो सबको पता है, गति क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। धातुओं का विद्युत चालकता अधिक क्यों होती है। ऑप्शन ए भारी परमाणु, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी मजबूत नाभिक, ऑप्शन डी छोटे आकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में ढीले ढंग से बंधे होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे विद्युत धारा का संचरण होता है। और धातुओं का उच्च चालकता का दो कारण हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और दूसरा धात्विक बंध की प्रकृति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। बारिश के पानी में पीएच सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5.6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5.6। तो बारिश के पानी का पीएच सामान्यतः कितना होता है, 5.6, जो कैसा होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2CO3 बनाता है। और इसका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3, और क्या बनाएगा, और इससे और क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका H प्लस आयन बनेगा और HCO3 बनेगा। और शुद्ध पानी जो होगा, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान आपका होता है 7। लेकिन जैसे ही ये वायुमंडल में आता है तो ये CO2 से मिलकर और पानी मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो बारिश का पानी कैसा होता है, बारिश का पानी थोड़ा सा अम्लीय होता है और शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। एक्स किरणें किसने खोजी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी विल्हेम रॉन्टजन, ऑप्शन डी बोहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विल्हेम रॉन्टजन। तो एक्स किरणें किसने खोजी थी, विल्हेम रॉन्टजन ने। विल्हेम रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी। यह खोज कब हुआ था, 8 नवंबर, मतलब इसी मंथ में, कब, 1895 में। उन्होंने देखा कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर एक अज्ञात प्रकाश की किरणें पड़ रही थी, जो कैथोड किरण से अलग थी। जब ये विल्हेम रॉन्टजन प्रयोग कर रहे थे तो वो एक प्रकाश की किरण देखे जो कैथोड किरण से अलग थी, तो उन्होंने इन किरण को एक्स किरण नाम दिया था, जो अब हम जानते हैं कि एक प्रकार की कैसी विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो एक्स किरण क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15।
जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बने होते हैं? कार्बन से। कार्बन इसमें कितना होता है? जीवाश्म ईंधन में कार्बन यहाँ इसमें 60 से 90% तक हो सकते हैं। कितना हो सकता है? 60 से 90% तक। और जीवाश्म ईंधन में और कौन कौन से गैस होते हैं और इनके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आता है आपका कार्बन जो 60 से 90% होता है, और हाइड्रोजन ये विभिन्न मात्रा में हो सकता है 10%, 5%, 1%, और सल्फर भी होता है इसमें, लेकिन सल्फर कम मात्रा में होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, और खनिज भी होता है लेकिन कम मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा में कौन कौन सा हो गया आपका? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर आपका होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, जिसको पी और स्मॉल ए पीए से शो करते हैं, जो कितना होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, ऑप्शन डी ए बी नेगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी। ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है क्योंकि इसमें ए, बी और आरएच एंटीजन नहीं होते। इसमें क्या क्या नहीं होता? ए, बी और आरएच एंटीजन नहीं होता। इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ए बी प्लस रक्त समूह ये कैसा है? यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब ये सबके ब्लड को ले सकता है। ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, मतलब सभी के ब्लड को ये ले सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर। और ओ पॉजिटिव, इसमें आरएच एंटीजन होते हैं। इसमें क्या होता है? आरएच फैक्टर होता है, आरएच एंटीजन होता है, तो ये सबको नहीं दे सकते। और वो नेगेटिव में आरएच फैक्टर नहीं होता, आरएच प्रतिजन नहीं होता और ए बी प्रतिजन भी नहीं होता, तो ओ नेगेटिव को सभी को दे सकते हैं। और ए बी नेगेटिव को सभी को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ए और बी एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में क्यों होता है? ऑप्शन ए हल्की धातु होने के कारण, ऑप्शन बी उच्च गलनांक के कारण, ऑप्शन सी सस्ती होती है इसलिए, ऑप्शन डी चमकदार होती है इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उच्च गलनांक होता है इसलिए। तो टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत अधिक है। जब बिजली फिलामेंट से गुजरती है तो यह उच्च तापमान पर गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। टंगस्टन का उच्च गलनांक इसे पिघलने से रोकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी घींघा, ऑप्शन सी अम्लता यानी एसिडिटी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घींघा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? घींघा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि जो है सूज जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? घींघा। आयोडीन की कमी से एक बीमारी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट पैदा करता है, और आयोडीन की कमी से गर्भावस्था में जटिलताएं आती हैं। और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और अम्लता जो है ये पाचन में गड़बड़ होने से होता है, पाचन में समस्या होने से होता है। और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से भी कह सकते हैं, और आयरन की कमी से भी ये होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फैराड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। और वेबर को कैसे लिखते हैं? कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की गुणनफल को दर्शाता है। वेबर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को दर्शाता है। तो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है बी इंटू ए। और ये फाई क्या है? फाई जो है ये चुंबकीय फ्लक्स है, और बी क्या है? बी जो है क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है? क्षेत्रफल है। और टेस्ला क्या है? टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रा है। और फैराड किसका मात्रा है? फैराड जो है वो धारिता का मात्रक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए केवल यांत्रिक प्रणाली पर, ऑप्शन बी केवल खुली प्रणाली पर, ऑप्शन सी सभी बंद प्रणालियों पर, ऑप्शन डी केवल जैविक प्रणाली पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बंद प्रणालियों पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? सभी बंद प्रणालियों पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह नियम सभी बंद प्रणालियों पर लागू होता है जहां ऊर्जा का कुल योग स्थिर रहता है। ठीक है। बंद प्रणाली में क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, केवल ऊर्जा रूपांतरण होता है। और खुली प्रणाली में क्या होता है? ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ऑप्शन ए बोहर, ऑप्शन बी बेकरल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी क्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकरल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? बेकरल ने। और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है हेनरी बेकरल। और इन्होंने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की। बाद में मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम जैसे अन्य रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। और बोहर जो है वो परमाणु मॉडल दिए थे, आपको याद होगा। और रदरफोर्ड जो है वो नाभिक की खोज किए थे। और क्यूरी जो है
उन्होंने रेडियोधर्मी तत्वों पर काम किया, लेकिन खोज किसने की थी? बेकरल ने, हेनरी बेकरल ने। बाद में मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम जैसे अन्य रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए G1 स्टेज, ऑप्शन बी G2 स्टेज, ऑप्शन सी S फेज, ऑप्शन डी M फेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी S अवस्था में, S फेज में डीएनए प्रकृति होती है। डीएनए प्रकृति का मतलब क्या होता है? डीएनए का डबल होना। डीएनए प्रकृति कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था के एस फेज में होती है। इस दौरान कोशिका अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, यानी डुप्लीकेट करती है खुद को, जिससे दोनों समान डीएनए अणु बनते हैं। G1 फेज जो होता है वो क्या होता है? गैप फेज, यानी पहला गैप फेज होता है। और एस फेज में क्या होता है? एस फेज में संश्लेषण फेज भी बोलते हैं इसको, और इसमें डीएनए का प्रतिकृति होता है। और G2 जो है वो दूसरा गैप फेज है। और M जो है, M अवस्था जो है वो माइटोसिस फेज है, जो जिसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में कोशिका की वृद्धि होती है। और G2 अवस्था में क्या होता है? G2 अवस्था में कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार होती है। इसके बाद एक अवस्था आता है G0 फेज। यदि कोशिका G0 फेज में चली जाती है तो फिर वो कोशिका विभाजन के लिए आगे नहीं जाती। और S फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए अपना प्रतिकृति बनाती है। और M फेज में क्या होता है? M फेज में कोशिका विभाजन करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। बिजली की धारा किससे उत्पन्न होती है? ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी फोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। बिजली की धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे विद्युत धारा का संचरण होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और जब परंपरागत धारा होती है वो धनात्मक आवेश की दिशा में होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जब परंपरागत धारा होती है वो धनात्मक आवेश की दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। प्रोटॉन जो है वो नाभिक में स्थिर रहता है। न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल कण है। और फोटॉन जो है ये एक प्रकाश का कण है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। प्रासरण में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए विलय, ऑप्शन बी विलायक यानी पानी, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ठोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पानी यानी विलायक। प्रासरण एक प्रक्रिया है जिसमें विलायक यानी आमतौर पर पानी। सर्वत्र विलायक कौन सा है? सर्वत्र विलायक होता है आपका पानी, जो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। किधर से किधर? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। प्रासरण का उद्देश्य क्या है? सांद्रता को संतुलित बनाना। मतलब ये दो पात्र मान लीजिए, तो दोनों तरफ सांद्रता यदि बराबर है तो फिर उसके बाद प्रासरण नहीं होगा। तो प्रासरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांद्रता को संतुलित करना। और अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? विलायक को जाने देती है, विलय को रोकती है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? विलायक को जाने देती है और विलय को रोकती है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
Thank you for watching.